नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 11th की हिस्ट्री चल रही है, चैप्टर नंबर 4। अब्बासिद रेवोल्यूशन से शुरू करेंगे हम लोग। अब्बासिद डायनेस्टी से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने उमायद डायनेस्टी की बात की। उमायद डायनेस्टी हो गई ख़त्म, उसके बाद आई अब्बासिद डायनेस्टी। अभी आप देखोगे कि उमायद डायनेस्टी ख़त्म क्यों हुई, अपनी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की वजह से। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब कि सारी ताकत सेंट्रलाइज्ड रूलर्स के हाथ में रखो, बिल्कुल भी ताकत का डेवोल्यूशन मत करो। तो उमायद्स ने एक लिमिट से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन किया और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके रिस्पेक्ट में उमायद को उखाड़ फेंकने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट शुरू किया गया, दावा नाम का। और ये किसने शुरू किया था? ये अब्बासिद ने शुरू किया था। और इस दावा मूवमेंट के दम पे उमायद को उनकी कुर्सी पर से हटा दिया गया और अब्बासिद गद्दी पर बैठे 750 ईडी में। ये भी मक्कन ओरिजिन के थे। और ये जो उमायद से ये भी मक्कन ओरिजिन के थे। जो कुरैश क्लैन थी ना प्रॉफिट साहब की, उसी क्लैन को बिलोंग करते थे आपके उमायद। और बाद में अब्बासिद आएंगे, अब्बासिद भी आपका मक्कन ओरिजिन के ही थे। अब आप देखोगे यहाँ पे अब्बासिद उमायद की बड़ी बुराई करते थे। उमायद के रजीम को ईविल बोला। उन्होंने बोला कि जो ओरिजिनल इस्लाम है प्रॉफिट साहब का, उसको हम लोग स्थापित करेंगे। ये उमायद ने सब गड़बड़ किया है। और इस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन ने केवल एक डायनेस्टी नहीं बदली, जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था अरब वर्ल्ड का, और जो इस्लाम में कल्चरल इन्फ्लुएंसेस थे ना, बहुत चीज़ें कहीं ना कहीं इस डायनेस्टी के बदलने के साथ बदल गई। आपको याद होगा जो पहले खलीफा थे उमैयद डायनेस्टी के, उन्होंने कैपिटल बनाई थी दमास्कस में। दमास्कस सीरिया में, तो उस जगह के काफ़ी सारे लोगों का इन्फ्लुएंस आ रहा था कहीं ना कहीं उमायद्स के रूल में। ये इन्फ्लुएंस दूर दराज इलाकों में रहने वाले मुस्लिम्स को पसंद नहीं आ रहा था। तो आप देखोगे कि खुरासन नाम की जगह पे, जो कि ईस्टर्न ईरान में पड़ती है, वहाँ पे एक अपराइजिंग हो गई। अभी खुरासन का इलाका देख लो, कुछ इलाके मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, जो आगे अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो सामने आएंगे। जैसे इस मैप में देखिए, तो यहाँ पे आपको खुरासन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नीशापुर नजर आ रहा है, ये भी अभी आगे आएगा। ऑक्स समुद्रिया के बारे में हमने पहले बात की। बुखारा, समरकंद, तुर्किस्तान, ट्रांसोक्सोनिया, ये सब अभी आगे आएंगे। फिर आगे आप देखो तो इस तरफ कौन कौन सी सिटी है, तो दमास्कस। दमास्कस को तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे नाम लिया। ओके, बगदाद, बसरा, कूफा, इन सब शब्दों को अभी आप आगे आने वाले वीडियोस में सुनोगे। सो दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पे नाम सुना है। और एंटियोक, इसको भी आप आगे आने वाले एनातोलिया प्लेटू, ये भी सुनोगे। और जब मैं बताऊंगा आपको, तो आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो खोल के आप इस मैप को भी रेफर कर सकते हो। वापस आ जाते हैं, तो आप बात करो तो ये जो अब्बासिद अपराइजिंग थी उमायद्स के अगेंस्ट, ये खुरासन में शुरू हुई। अगर खुरासन आपको जाना हो दमास्कस से, तो 20 दिन की जर्नी है एक तेज घोड़े पे। उस समय पे घोड़े चलते थे, फ्लाइटें तो चलती नहीं थी। अब ये जो खुरासन नाम की जगह थी, यहाँ पे एक मिक्स्ड अरब और ईरानियन पॉपुलेशन थी। और ये अरब ईरानियन पॉपुलेशन जो कि खुरासन में रहती थी, इसके पास विद्रोह करने की बहुत सी वजहें थी। क्या क्या वजह थी, इनको देखने की कोशिश करते हैं। जो अरब सोल्जर्स थे वो ज़्यादातर इराक से थे, ठीक है ना। अब ये जो अरब सोल्जर्स थे जो कि बेसिकली इस खुरासन के इलाके में थे, ज़्यादातर इराक से थे। अभी इराक के इलाके में भी अरबियन डायनेस्टी का राज है। उस केस में चल कहाँ की रही है? उमायद्स की चल रही है। और उमायद्स में इस समय पे कौन डोमिनेंट है? तो जो आसपास के सीरियंस है वो डोमिनेंट है। तो सीरियंस का जो राज है वो यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है किसको? अरब सोल्जर्स को, जो ज़्यादातर इराक के थे। तो इसलिए जो अरब्स थे वो सीरियंस का राज नहीं चाहते थे, दमास्कस से राज नहीं चाहते थे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो सिविलियन अरब्स थे खुरासन के, उनको भी उमायद रिजाइम पसंद नहीं था, क्योंकि उमायद रिजाइम ने प्रॉमिस किया था कि बहुत सारे टैक्स कंसेसेस और प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, टैक्स माफ किया जाएगा, बट किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं माफ किया गया। उसके बाद जो ईरानियन मुस्लिम्स थे, ये मवाली थे। बेसिकली आप कह सकते हो कि देवर नॉन अरब्स, सॉर्ट ऑफ नॉन अरब्स। तो ये जो ईरानियन मुस्लिम्स थे, इनको मवाली बोला गया। तो ये जो कोर अरब मुस्लिम्स थे, कहीं ना कहीं इन मवालीस के अगेंस्ट सेग्रीगेशन करते थे। तो इस रिस्पेक्ट में ये जो रेस वाला फैक्टर आ जाता था अरब्स के अंदर, ये कहीं ना कहीं इस नेटिव ईरानियन पॉपुलेशन को परेशान करता था। चूंकि नेटिव ईरानियन पॉपुलेशन का ये कहना था कि भाई हमने भी तो इस्लाम धर्म अपनाया है, तो हमारे खिलाफ आप ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? इस्लाम धर्म तो सबको बराबरी की बात करता है। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स मिले और इसके चलते एक विद्रोह हो गया। कहाँ पे? ईरान में। ये जो अब्बासिद्स हैं, ये अब्बासिद्स अपने आप को बोलते हैं डिसेंडेंट अब्बास के। अब्बास प्रॉफिट साहब के अंकल थे।
इस रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे देखोगे कि अबासिद्स ने लोगों को भरोसा दिलाया कि हम रियल इस्लाम लेके आएंगे आपके सामने, हम आपके सामने एक मसीहा लेके आएंगे प्रॉफिट साहब की फैमिली का, जो कि आपको ऑप्रेसिव उमायद रिजाइम से आज़ादी दिलाएगा। और इस रिस्पेक्ट में वो ईरानियन, मतलब ये जो ईरान की आर्मी थी, ये जो आपकी खुरासन जहाँ पे विद्रोह हुआ था, वो जो आर्मी थी जो कि उमायद के अगेंस्ट लड़ने वाली थी, उसको लीड कर रहा था एक ईरानियन स्लेव जिसका नाम था अबू मुस्लिम। ओके, और इस अबू मुस्लिम ने लास्ट उमायद कैलिफ मारवान को हरा दिया। ये जो जंग लड़ी गई थी ये जाब नदी के किनारे लड़ी गई थी। फिर आप देखोगे कि जब अब्बासिद रूल यहाँ पे स्थापित होगा तब अरबों का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होने लगेगा और ईरानियन कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगेगा। अरब इन्फ्लुएंस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, ईरानियन कल्चर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अब्बासिद्स ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? बगदाद में बनाई। कहाँ पे है ये बगदाद? तो ये जो एंशियंट ईरानियन मेट्रोपोलिस है सिटिस्फिन, उसके रूइंस के बाद पास बनाई है अब्बासिद्स ने अपनी कैपिटल। फिर आप देखोगे कि जो इनकी आर्मी थी और इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, इसको रीऑर्गेनाइज किया था ऑन नॉन ट्राइबल बेसिस टू इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाई इराक एंड खुरासन। तो अब जो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम बनता नजर आ रहा था, उस पॉलिटिकल सिस्टम में लोकल ईरानियन कल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। इराक और खुरासन में रहने वाले लोगों को आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा नजर दी जा रही थी और बगदाद में कैपिटल बना दी गई दमास्कस से निकाल के। तो इस रिस्पेक्ट में देखोगे जो कोर अरब कल्चर था विद रिस्पेक्ट टू द रूलिंग क्लास ऑफ दिस होल अरब रूल या फिर कह लीजिए इस्लामिक रूल, उस रिस्पेक्ट में ईरानियन कल्चर को अब ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा वैल्यू दी जाने लगी अब्बासिद्स के अंदर। समझ गया बात को? फिर आप ये देखोगे कि अब्बासिद्स ने रिलीजियस जो स्टेटस था, जो फंक्शंस था कैलिफेट का, उसको और स्ट्रॉन्ग किया, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस और स्कॉलर्स को और पैट्रनाइज किया। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, अरब्स भी मुस्लिम्स थे और यहाँ पे जो ईरानी लोग हैं ना, ये भी ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, जो रूलिंग क्लास में मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आबादी अभी भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो नॉन मुस्लिम है, वो आबादी धीरे धीरे मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे मैं रूलर्स की बात कर रहा हूँ, तो अरबिक रूलर्स भी यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, ईरानियन रूलर्स भी यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। तो ओवरऑल जो स्टेट स्थापित कर रहे हैं, जो राजपाट स्थापित कर रहे हैं, वो है मुस्लिम। समझ गए ना? बस ये अलग बात है कि वो कल्चर को लेके अपनी लड़ाई कर रहे हैं, एथनिसिटी को लेके लड़ाई कर रहे हैं। तो उमायद जिस टाइप के लोगों को अपने इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अब्बासिस ने बोला कि हम ट्राइबल कल्चर मानते ही नहीं है, हम तो भाई अपने ईरान और खुरासन के आसपास के इलाकों को ज्यादा वैल्यू देंगे। लेकिन तब एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई, जिस प्रकार से नेपोलियन ने अपने आप को फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक प्रोडक्ट मान के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, उसको हटा के खुद डिक्टेटर बन के बैठ गया। उसी प्रकार से अब्बासिद्स ने उमायद के अगेंस्ट लड़ाई की, कौन से बेसिस पे? कि उमायद की जो पॉलिटी है, जो रूल है, वो बहुत सेंट्रलाइजिंग है। लेकिन जब फाइनली अब्बासिद्स कट्टी पर बैठेंगे तो उनको पता चलेगा कि इफेक्टिवली राज चलाने के लिए और एफिशिएंटली यहाँ पे राज करने के लिए हमें भी एक सेंट्रलाइजिंग पॉलिटी बनानी पड़ेगी। ज़्यादा डेमोक्रेसी और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, नहीं तो एक स्ट्रांग रूल स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इस रिस्पेक्ट में उमायस को जिस बेसिस पे अब्बासिद्स ने हटाया था, उसी बेसिस पे उन्होंने अपना राज स्थापित किया। वही इंपीरियल आर्किटेक्चर, वही कोर्ट सेरेमोनियल्स, वही मोनार्की के पास एक लिमिट से ज़्यादा ताकत होना और ज़रूरत भी था, क्योंकि उस समय की मिडिवल टाइम्स में डेमोक्रेसी की कोई जगह यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे आपको एक ग्रेट मॉस्क दिख रहा है ऑफ मुतवक्किल, अल मुतवक्किल इसको बोलते हैं, समारा में है ये। सेकेंड अब्बासिद कैपिटल थी समारा, 850 एडी में इसको बनाया गया था। इसकी जो मीनार है 50 मीटर लंबी है, ब्रिक की बनी हुई है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाई मेसोपोटामियन आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस। और आप कह सकते हो कि बहुत लंबे समय तक ये जो मॉस्क है दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्क रहा है। उसके बाद बहुत सारे और मॉस्क बन गए। आगे बात करते हैं ब्रेकअप ऑफ द कैलिफेट एंड राइज ऑफ सल्टनट्स। यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्क कहाँ पे है? अगर आपको जवाब पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने आपसे ऐसे पूछ दिया, मुझे मालूम नहीं है जवाब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके कमेंट पढ़ के मैं जानूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेकअप ऑफ द कैलिफेट एंड राइज ऑफ सल्टनट्स। देखिए, ये जो अब्बासिद स्टेट था, आप कह सकते हो कि इसका राज 200 सालों तक चला है, लेकिन 9th सेंचुरी से थोड़ा कमजोर पड़ना शुरू हो गया। इनकी कैपिटल थी बगदाद और बगदाद से इनको बहुत दूर दराज के इलाकों पे कंट्रोल करना था, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। प्लस आप देखोगे कि आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में, अब्बासिद्स के अंदर आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में ईरानियंस भी थे और अरब्स भी थे। अब ये अलग बात है कि ये दोनों फैक्शंस एक ही धर्म मानते थे, इस्लाम,
लेकिन एथनिसिटी तो फर्क थी ना, कल्चर्स तो फर्क था ना। ये तो याद था ना लोगों को कि एक समय पे उमायद डायनेस्टी थी जिसमें से अरब डोमिनेंट है, अब ये अब्बासिद डायनेस्टी है जिसमें ईरानियन डोमिनेंट है। तो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में एक तबका ऐसा था जो प्रो अरब था, एक तबका ऐसा था जो प्रो ईरानियन था, और ये दोनों तबके आपस में लड़ने लगे। और जब ये दोनों तबके आपस में लड़ने लगे तो 810 एडी में एक सिविल वॉर शुरू हो गया। उस सिविल वॉर में आप कह सकते हो एक तरफ सपोर्टर्स थे अमीन के, दूसरी तरफ सपोर्टर्स थे ममून के, और ये दोनों किसके बेटे थे? कैलिफ हारून अल रशीद के बेटे थे। इसके चलते और फैक्शनिज्म बढ़ गया। तो अब देखिए आर्मी और ब्यूरोक्रेसी में ऑलरेडी प्रो अरब फैक्शंस और प्रो ईरानियन फैक्शंस के बीच में लड़ाई चल रही, ऊपर से हारून अल रशीद के दो बेटों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, आमीन ममून, कि भाई मैं राजा मैं राजा, मैं कैलिफ मैं कैलिफ। उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक नया पावर ब्लॉक ऑफ तुर्किश स्लेव ऑफिसर्स जन्मे जिनको बोला गया ममलूक। ममलूक डायनेस्टी इंडिया में भी आई है। फिर यहाँ पे शिया सुन्नी वाला विवाद भी था ही। अभी शिया सुन्नी कौन से आधार पर है इस्लाम के दो फैक्शंस, इस पे मैं नहीं जाता हूँ, ये आपके काम का भी उतना नहीं है, किसी एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ आप इंटरेस्ट हो तो आप गूगल में सर्च मार रहे हो, बट उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बट जो शीज़्म था ये सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी से लड़ रहा था पावर के लिए। बहुत सारी यहाँ पे इस केओस के बीच में छोटी छोटी ताकतवर डायनेस्टीज उभरेंगी, जिसमें ताहिरित्स और समानित्स से जो कि खुरासन और ट्रांसोक्सियाना में थे। खुरासन भी मैंने आपको मैप में दिखाया है और ट्रांसोक्सियाना भी मैंने आपको मैप पे दिखाया। ये जो ट्रांसोक्सियाना है दिस इज बेसिकली तुरन। तुरन मतलब लैंड बियॉन्ड द ऑक्सिस। ऑक्सिस मतलब जो अमू दरिया है, अमू दरिया के आगे चले जाइए तो ट्रांसोक्सियाना आ जाता है, सिर दरिया से पहले। फिर भाई जो टुलुनिस से वो इजिप्ट और सीरिया में आ गया है। ये जो अब्बासिद ताकत थी ये आप देखोगे कि धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि छोटी छोटी डायनेस्टीज उठ रही थी और वो छोटी छोटी डायनेस्टी अपने अपने इलाकों में कब्जा जमा रही थी। तो इन छोटी छोटी डायनेस्टीज ने जब अपने अपने इलाकों में कब्जा जमाया तो भाई सेंट्रलाइज जो कंट्रोल था अब्बासिद्स का वो छूटने लगा। तो फिर बाद में आप देखोगे कि अब्बासिद्स केवल राज करते रह गए सेंट्रल इराक में और वेस्टर्न ईरान में, और ये राज भी अब्बासिद्स का 945 एडी में गायब हो गया, जब बुइद्स जो कि एक शिया क्लैन थी, शीट क्लैन थी फ्रॉम द कैस्पियन रीजन ऑफ ईरान, जिसको आप डायलाम बोलते थे उस समय में, इन्होंने बगदाद के ऊपर कब्जा कर लिया। जब इन्होंने बगदाद के ऊपर कब्जा कर लिया तो अब्बासिड डायनेस्टी भी खत्म, चूंकि अब्बासिड डायनेस्टी की कैपिटल थी बगदाद। अभी एक डायनेस्टी के कैपिटल के ऊपर आपने कब्जा कर लिया तो वो डायनेस्टी ऑब्वियसली बात है निग्लिजिबल है, क्योंकि जो डायनेस्टी अपनी कैपिटल नहीं बचा सकती वो अपने बाकी इलाकों को क्या बचाएगी। इस रिस्पेक्ट पे जो बुयुद रूलर सामने आए उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के टाइटल्स अपनाए, ठीक है ना। जैसे कि जो एंशिएंट ईरानियन टाइटल था शहनशाह, किंग ऑफ द किंग, ये टाइटल उन्होंने अपनाया। लेकिन बुइद्स ने अपने आप को कैलिफ नहीं बोला, लेकिन दे केप्ट द अब्बासिद कैलिफ एज द सिंबॉलिक हेड ऑफ देयर सुन्नी सब्जेक्ट। अब समझिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये जो बुइद्स थे ये शीट क्लैन थी, शिया क्लैन थी, ओके। बुइद्स ने बगदाद के ऊपर कब्जा कर लिया और अब्बासिद्स को हरा दिया। अब ये चाहें तो अब्बासिद्स को उखाड़ के बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन नहीं, सेरेमोनियल रूलर इन्होंने जो कैलिफ था वो अब्बासिद्स को बना के ही रखा। क्यों? ऑलरेडी जब अब्बासिद्स को हरा चुके थे तो ये लोग कन्वीनियंटली अब्बासिद्स को हटा सकते थे, और अब्बासिद्स से तो चिढ़ते भी थे बिकॉज अब्बासिद्स वर सुन्नी। अब देखिए जिस इलाके पे बुइद राज कर रहे हैं इराक, उसका ज्यादातर जो जनता है वो सुन्नी जनता है। अभी सुन्नी जनता के ऊपर राज करना है तो शिया रूलर राज करेगा तो जनता विद्रोह कर देगी। इसीलिए अब्बासिद कैलिफेट को बैठा के रखा ताकि सुन्नी जनता को लगे कि हमारा रूलर भी सुन्नी है, क्योंकि ये शिया सुन्नी वाला विवाद इस्लाम धर्म में बहुत मेजर विवाद माना जाता है, ओके। और ये जो डिसीजन था ना कैलिफेट को एबॉलिश ना करने का, ये बड़ा चालाक डिसीजन था बुइद रूलर्स का। इसका एक और आप कह सकते हो पर्पस था। पर्पस ये था कि एक और शीट डायनेस्टी थी फातिमिद्स करके, और इस फातिमिद्स करके शीट डायनेस्टी के भी एम्बिशंस थे कि ये इस्लामिक वर्ल्ड पे राज करेंगे। ये जो फातिमिद्स थे ये भी एक इस्माइली सबसेक्ट थी शीज़्म की, और इन्होंने ये बोला था कि ये प्रॉफिट की डॉटर फातिमा के डिसेंडेंट हैं और दे आर द सोल राइटफुल रूलर्स ऑफ इस्लाम। तो अभी इस केस में फातिमिद्स भी राज करना चाहते हैं, ये भी शीट है, और एट द सेम टाइम ये जो बुइद्स रूलर्स हैं ये भी शीट हैं, ये भी राज करना चाहते हैं। तो बुइद्स को लगा कि ये फातिमिद्स हमारे राज को चैलेंज ना कर दें, इस रिस्पेक्ट में बुइद्स ने इराक में जो अब्बासिद कैलिफेट था उसको बिठा के रखा ताकि सुन्नी सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी बादशाहत को वो स्थापित रख सके।
ये जो फातिमिद थे, जो कि शीट्स थे, इनका बेस था नॉर्थ अफ्रीका में। पहले इन्होंने इजिप्ट पे कब्जा किया 969 एडी में, इन्होंने फातिमिद कैलिफेट बनाई। द ओल्ड कैपिटल ऑफ इजिप्ट क्या थी? फुस्तात। फुस्तात की बजाय एक नई सिटी बनाई गई जिसका नाम था काहिरा, जिसको प्रेजेंट डे में कायरो कहा जाता है। इसके आगे आप देखोगे कि ये जो दो राइवल डायनेस्टीज थी, कौन सी? एक बुइद डायनेस्टी और एक फातिमिद डायनेस्टी। दोनों शीट डायनेस्टी थी, बट दोनों ही कहीं ना कहीं राइवल डायनेस्टीज थी। ये शीट एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स और स्कॉलर्स दोनों को सपोर्ट देती थी, बट इन डायनेस्टी के रूलर्स की आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि ये दोनों डायनेस्टी अपने अपने लेवल पे पूरी की पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर रूल करना चाहती थी। तो जब आप खुद रूल करने का सपना देखते हो तो दूसरा रूल करने वाला आपको कभी भी पसंद नहीं आएगा। फिर आप देखोगे 950 से लेकर 1200 एडी के बीच में कल्चर की बात की जाए तो जो पूरी की पूरी इस्लामिक सोसाइटी थी, वो कॉमन पॉलिटिकल ऑर्डर उसमें नहीं था, कोई एक सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर, ना ही एक सिंगल लैंग्वेज ऑफ कल्चर थी, लेकिन इनके आप कह सकते हो इकोनॉमिक और कल्चरल पैटर्न सेम थे। तो भाषा एक नहीं थी और ना ही पॉलिटिकल ऑर्डर एक जैसा था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग डायनेस्टीज राज कर रही थी और इन अलग अलग डायनेस्टीज के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग थे। जो कल्चर में भाषा बोली जाती थी वो भाषा अलग अलग थी, बट कल्चरल पैटर्न कहीं ना कहीं सेम था। इस्लामिक सोसाइटी की कल्चरल पैटर्न और इकोनॉमिक पैटर्न सेम थे। ट्रेड के रिस्पेक्ट में बात कर लीजिए, टैक्सेस के रिस्पेक्ट में बात कर लीजिए, इकोनॉमिक के रिस्पेक्ट में बात कर लीजिए, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस्लामिक सोसाइटी में यूनिकनेस थी। फिर आप देखोगे यूनिटी इन द फेस ऑफ पॉलिटिकल डिविजन्स वाज मेंटेन्ड बाय सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। कहीं ना कहीं सोसाइटी को स्टेट से अलग रखा गया, पॉलिटिक्स को सोसाइटी में नहीं घुसेड़ा गया, पर्शियन को एज अ लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक हाई कल्चर यहाँ पे डेवलप किया गया। फिर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को जिंदा रखा गया, न केवल इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को, दूसरे धर्म के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को भी यहाँ जिंदा रखा गया। जो स्कॉलर्स थे, आर्टिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, ये लोग फ्रीली मूव कर सकते थे विद इन इस्लामिक लैंड्स। तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी इस्लामिक डायनेस्टी के अंदर रह रहे हो, आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहो आप जा सकते हो। ओके। फिर आप देखोगे जो कल्चर था वो विलेजेस के लेवल पे ही पहुंच चुका था, क्योंकि इन इलाकों में जो नॉन मुस्लिम्स थे वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को कन्वर्ट करके मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो रहे थे, क्योंकि ये जो अलग अलग डायनेस्टीज थी ये मुस्लिम्स को कुछ ना कुछ कंसेशंस देती थी टैक्सेस में, पॉलिटिकल स्टेचर में। तो उसके रिस्पेक्ट में जो नॉन मुस्लिम आबादी थी वो भी अपने आप को मुस्लिम्स में कन्वर्ट कर रही थी। तो आप ये देखोगे कि उमायद के दौरान जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 10% से कम थी ओवरऑल जितने भी लोग रहते थे उस इलाके में। अर्ली अब्बासिद रूल के दौरान आप देखोगे कि मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी। उसका रीज़न ये था कि जो इस्लाम की आइडेंटिटी थी एज अ रिलीजन और एज अ कल्चरल सिस्टम, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इस्लामिक आइडेंटिटी को एक बहुत बड़े इलाके में इम्पोर्टेंस मिल रही थी, इस्लामिक रूल फैल रहा था। तो उसके रिस्पेक्ट में जो बाकी रिलीजन के लोग थे वो ये बोल रहे थे कि हम ऑड वन आउट क्यों रहे, स्पेशली इन द फैक्ट कि उनका जो उस समय का प्रेजेंट रिलीजन था उसमें कोई उनको स्पेशल फायदा नहीं दिख रहा था। तो उनको लग रहा था कि इस्लामिक कल्चर में और इस्लामिक सोसाइटी को पूरी तरीके से अपना लेते हैं तो ट्रेड में या फिर इकोनॉमी में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है कि हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। तो इस रिस्पेक्ट में भी कहीं ना कहीं लोगों ने इस्लामिक कल्चर को अपना लिया और कहीं ना कहीं इस्लामिक आइडेंटिटी भी एक मेजर इंटाइसिंग फैक्टर्स थी जिसकी वजह से बहुत सारे कन्वर्जन्स हुए। तो आप देखोगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में दो एथनिसिटी जुड़ी हैं। शुरुआत हुई अरब से और बाद में ईरानियंस यहाँ पे जुड़े। अब यहाँ पे प्रीडोमिनेटली मुस्लिम्स हैं। एक और एथनिसिटी यहाँ पे जुड़नी बाकी थी और वो थी टर्क्स की, जो टर्किश सल्तनत आएंगे 10वीं और 11वीं शताब्दी में। अभी जो टर्किश लोग थे जो कि पहले ऑब्वियसली बात है नॉन मुस्लिम्स थे, इन्होंने अपने आप को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना शुरू किया। ये टर्क्स नोमैडिक ट्राइब्स थी, सेंट्रल एशियन स्टेपीज से आई थी ऑफ तुर्किस्तान। तुर्किस्तान आज की डेट में बॉर्डर्स ऑफ चाइना तक जाता है, ये जो तुर्कमेनिस्तान है। धीरे धीरे इन लोगों ने भी अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट करना शुरू किया। स्किल्ड राइडर्स थे, बड़े ज़बरदस्त घुड़सवार थे। अब्बासिद, समानिड्स और बुइद डायनेस्टी में इन्होंने एंट्री मारी। कैसे एंट्री मारी? इन्होंने एज स्लेव्स एंट्री मारी, एज सोल्जर्स एंट्री मारी और धीरे धीरे अपनी लॉयल्टी के दम पे और अपनी मिलिट्री एबिलिटीज़ के दम पे ये लोग हाई पोजीशंस पे पहुंचे। फिर आप देखोगे जो गैज़नविड सुल्तनत थी, इसको किसने स्टैब्लिश किया था? अल्पतजिन ने स्टैब्लिश किया था 961 एडी में। इसको कंसोलिडेट किसने किया? महमूद ऑफ गजनी ने कंसोलिडेट किया 998 से 1030 एडी में। अब बुइद्स की तरह जो गजनविड्स थे ये भी एक मिलिट्री डायनेस्टी थी, बट गजनविड्स सुन्नी थे।
इनके पास एक प्रोफेशनल आर्मी थी टर्क्स की, इसमें इंडियंस भी थे। महमूद ऑफ गजनी की आर्मी में एक इंडियन था जिसका नाम था तिलक, और इनका जो सेंटर ऑफ पावर था वो था खुरासन में और अफगानिस्तान में। अब ये जो अब्बासिद कैलिफ थे वो इन महमूद ऑफ गजनविट्स के दुश्मन नहीं थे। जो महमूद था वो बेटा था एक स्लेव का, तो महमूद को हमेशा ये लगता था कि भाई उसकी कोई रॉयल लीनियज तो है नहीं, अभी रॉयल लीनियज नहीं है तो अगर उसको सुल्तान का पद पकड़ना है तो कोई बहुत बड़ा आदमी अगर उसको सुल्तान का पद दे दे तो मजा आ जाए। और ये बड़ा आदमी था खलीफा। तो जब महमूद ऑफ गजनी को खलीफा का फरमान मिला कि हाँ भाई तुम सुल्तान हो, तो ये बड़ा खुश हुआ। जो कैलिफ था वो कहीं ना कहीं सुन्नी गजनविट को सपोर्ट करना चाहता था शीट पावर के अगेंस्ट। अब आप देखो ये जो कैलिफ थे अब्बासिद के, ये एक्चुअली में बुरीद डायनेस्टी के अंदर थे। 948 एडी के लगभग पे ये जो बुरीद डायनेस्टी थी उसने इराक पे कब्जा कर लिया, लेकिन कैलिफ को डिपोज नहीं किया। क्यों डिपोज नहीं किया? क्योंकि सुन्नी सब्जेक्ट्स के ऊपर राज करना चाहते थे। ये कैलिफ अपने एंड पे अपनी पॉलिटिक्स चल रहे थे। शीट जो सेक्ट के लोग थे उनके खिलाफ अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए ये सुन्नी गजनविट को सुल्तान कर रहे थे ताकि शीट पावर को कंट्रोल में रखा जा सके। तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स उस समय पे भी बहुत सी चल रही थी। एक और यहाँ पे टर्क्स हैं जिनको बोला गया शालजुक टर्क्स। आप कहानी की तरह सुन लीजिए, देखिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट फिर भी अब है तो डिस्कस कर लेता हूँ। शालजुक टर्क्स तुरान में घुसे, ठीक है, जिसको ट्रांसोक्सेनिया भी कहा गया है, सोल्जर्स की तरह इन द आर्मीज ऑफ समानिस एंड काराखिंस। ये जो समानिस और काराखिंस थे ये नॉन मुस्लिम टर्क्स थे ईस्टर्न इलाके के। तो इन साल्जुक टर्क्स ने अपने आप को पावरफुल ग्रुप की तरह स्टैब्लिश किया। दो ब्रदर्स थे जो लीडर्स थे यहाँ पे, तुगरिल बेग और छागरी बेग। फिर महमूद ऑफ गजनी की मौत के बाद जो केओस मचा उसमें साल्जुक्स ने फायदा उठाया। इन्होंने खुरासन के ऊपर कब्जा कर लिया 1037 ईडी में और निशापुर को अपनी कैपिटल बना लिया। निशापुर मैंने आपको नक्शे में भी दिखाया थोड़ी देर पहले, और निशापुर एक समय पे इंपॉर्टेंट पर्शो इस्लामिक सेंटर होता था लर्निंग का, एंड इट वाज आल्सो द प्लेस, बर्थ प्लेस ऑफ उमर खयाम। अब आप बोलोगे कि भाई ये उमर खयाम कौन थे? तो एक बहुत बड़े पर्शियन मैथमेटिशियन थे। फिर आप देखोगे ये जो सल्जुक्स थे इन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया, तो ये वेस्टर्न पर्शिया में घुसे, इराक में घुसे। आपको पता है इराक में बुइत्स का राज था। 1055 में बगदाद जीत लिया इन्होंने। तो 1055 एडी तक बुइत्स जो कि शीट सेक्ट के थे वो राज कर रहे थे। 1055 में बुइत्स को हरा के फिर से बगदाद को जीत लिया। किसने? इन साल्जुक तुर्क्स ने, जो कि सुन्नी रूलर्स थे। तो अब फिर से बगदाद सुन्नी रूल के अंदर आ गया। उसके बाद जो कैलिफ थे अल कैम साहब, इन्होंने तुगरिल बेग को टाइटल दिया द सुल्तान। अब यहाँ पे जब कैलिफ ने, अल कैम ने तुगरिल बेग को सुल्तान का टाइटल दिया तो मतलब तुगरिल बेग पॉलिटिकल अथॉरिटी हो गए और कैलिफ रिलीजियस अथॉरिटी थे। अगर कैलिफ बोल देते कि नहीं मैं ही रिलीजियस हूँ, मैं ही पॉलिटिकल हूँ, तो बेफिजूल की यहाँ पे बीच में लड़ाई होती। फिर आप ये देखोगे कि जो टू सेल्जुक ब्रदर्स थे ये एक दूसरे के साथ मिल के रूल करते थे इन अकॉर्डेंस विद ट्राइबल नोशन, और रूल बाय द फैमिली एज अ होल था इनका। क्योंकि देखिए ट्राइबल कल्चर में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा गांव है ये इसकी कलेक्टिव ओनरशिप है, कोई एक राजा नहीं है। और डिक्टेटोरियल रोज में क्या होता है कि एक राजा है। तो इस रिस्पेक्ट में दोनों भाई मिलकर राज कर रहे थे, कलेक्टिवली राज कर रहे थे। तुगरिल बेग जो था उसको किसने सक्सीड किया? उसके नेफ्यू अल्प अरसलान ने। और अल्प अरसलान के राज में ये जो सल्जुक एम्पायर था वो एनातोलिया मॉडर्न टर्की तक पहुंच गया। ये जो मॉडर्न टर्की नाम की जो कंट्री है ये एनातोलिया प्लेट्यू पे ही है। ओके, अभी मॉडर्न टर्की का जो एनातोलिया प्लेट्यू है मैंने आपको थोड़ी देर पहले फोटो इसमें मैप पे भी दिखाया था। फिर आप देखोगे कि 11th से 13th सेंचुरी, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे यूरोपियन क्रिश्चियंस और अरब स्टेट्स के बीच में। धर्म के नाम पे लड़ाई शुरू होगी, और इस धर्म के नाम पे लड़ाई शुरू होने से पहले मुस्लिम वर्ल्ड के सामने एक और खतरा आना था, और वो था मंगोलों का खतरा, जो नोमैडिक असॉल्ट्स माने गए दुनिया के सबसे बड़े। उनमें से कह सकते हो कि वन ऑफ द लास्ट मेजर नोमैडिक असॉल्ट ऑन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड इवन ऑन इंडिया वाज डन बाय मंगोल्स। तो मंगोल्स का जो अटैक है इसको भी हम बाद में देखेंगे, बट अगली वीडियो में सबसे पहले हम लोग बहुत ढंग से पढ़ेंगे क्रूसेड्स को। क्रूसेड्स क्या है? क्रूसेड वो क्रिश्चियन अटैक्स हैं जो कि इस्लामिक सोसाइटी के ऊपर करवाए गए थे। ये जो अरब वर्ल्ड थे इसने कहीं ना कहीं बहुत सारी बाइजेंटीन अम्पायर की ज़मीन को हथिया लिया था। इस बाइजेंटीन अम्पायर की ज़मीन को वापस कब्जाना चाहते थे क्रिश्चियंस, जेरूसलम के इलाके को वापस अपनाना चाहते थे, सीरिया के इलाके को वापस अपनाना चाहते थे जो कि एक समय पर बाइजेंटीन अम्पायर के अंदर था। तो यहाँ पे क्रूसेड किए जाएंगे, और उन क्रूसेड्स को बहुत इफेक्टिवली यहाँ पे जो इस्लामिक ट्राइब्स हैं, जो इस्लामिक रूलर्स हैं,
वो रिपेल करेंगे। तो इसको बहुत डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।